के माध्यम से कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल भी हो रहा है और कई बार हमें उसमें कई सारी गलत चीजें भी देखने को मिलती है। किस तरह से हम इनसे बाहर निकलेंगे, हम सब इस सेशन में जानेंगे। सो नाउ ओवर टू श्री अमित अवस्थी जी। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद शिवम जी। बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, विषय है। मैं इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा 2 लाइनें बोलूंगा। एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते प्रत्यु लोके भूर्भुवः भूता मनुष्य रूपेण प्रभास्यन्ति। मुझे लगता है कि विद्या या ज्ञान की पूरी परिभाषा इसमें समाहित है, सब लोग एग्री करेंगे। दूसरा इस लोग फिर कभी बोलूंगा पूरा। विद्या ददाति विनयम, ये यहीं पर अधूरा छोड़ूंगा, क्योंकि विद्या विनय प्रदान करती है, उच्छृंखल नहीं होने देती। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर केपी सिंह साहब से है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेयर साहब ने भी बताया है कि यूनिवर्सिटी ने हमारे नेट A++ में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले सत्र में चर्चा हो रही थी, घनश्याम जी ने बाकायदा कहा कि इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए हमारे जो स्किल लोगों की जरूरत होती है वो नहीं मिल पा रही है। तो हमारे पास ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या ऐसी योजनाएं हैं जो भविष्य में हम इंडस्ट्री के लिए कुछ कर सकते हो, रोजगार के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छी चीजें समाज के लिए कर सकते हो? प्रोफेसर सिंह सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर काइंड वर्ड्स, और हमेशा ही वो जोश में रहते हैं। और त्यागी जी वो हमारे हरियाणा से ही आते हैं हिसार से, SK सिंह साहब हमारे ICR सिस्टम के हैं, और मैं क्योंकि दैनिक जागरण के लिए 7 साल में भी एक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता रहा, लिखता रहा, इसलिए दैनिक जागरण भी मेरा परिवार ही जैसा है। बहुत अच्छी बातें हमारे मेरे सामने भी बताई, और हम लोग भी कोशिश करते हैं। और फॉर्चुनेटली बरेली की जहाँ बहुत सारी पहचान है, और बरेली एक अच्छा एजुकेशन सेंटर भी है। हमारे पास ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है जो सभी सब्जेक्ट को एनकम्पास करती है, और एग्रीकल्चर भी है। वेटनरी का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन यहाँ है, SK सिंह जी प्रेजेंट करते हैं। कैरी जो एविएशन का एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है पक्षियों के बारे में, और भी हमारी मेडिकल की और ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटी हमारे साथ है। इट्स ए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। और जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहर बसे हैं, तो उनके पीछे इंस्टीट्यूशन एक प्रेरणा रहती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही बड़े शहर बसाता है। वो अभी से नहीं, बहुत पहले से ऐसा है। नालंदा की बसने की कहानी हो, चाहे ऑक्सफोर्ड के सराउंडिंग हो, चाहे आप किसी भी बड़े शहर को लेंगे तो उसके पीछे एक इंस्टीट्यूशन ही होता है। और जहाँ तक ये है कि इंस्टीट्यूशन सब कुछ देता है, ब्यूरोक्रेट्स भी देता है, इंस्टीट्यूशन डॉक्टर भी देता है, तो इंजीनियर्स भी देता है, स्किल के छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी देता है, पॉलिटिशियंस भी देता है, सोसाइटी भी देता है, बिजनेस करने वाले, छोटे बड़े बिजनेस करने वाले लोग भी देता है, और उनकी मदद भी करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी रही अभी तक, उस एजुकेशन पॉलिसी में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थी, क्योंकि हम लोग इक्विटी और एक्सेस तक लिमिटेड थे। यानी हम सबको समान मानेंगे और सब तक हमारी पहुंच हो जाए, वही हमारी एक तरह से देखा जाए तो अचीवमेंट था। अब जाके हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करने लगे हैं विद द इंक्लूजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा स्किल्ड जो हम लोग
ऐसा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करें, ऐसे लोग पैदा करें कि जिनके पास स्किल हो और सभी तरह की स्किल हो। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि अब क्लासरूम टीचिंग बहुत चार्जिंग नहीं रह गया है, क्योंकि सबके हाथ में बड़ा टीचर है। ये मोबाइल जो है ये गुरुओं का गुरु है, और इतने बड़े गुरु को रहते हुए बड़े बाकी सब छोटे छोटे गुरु जो हैं वो गौण हो गए। अब कोई स्टूडेंट किसी टीचर के पास ये प्रॉब्लम लेके नहीं जाता कि मुझे ये समझ में नहीं आया, पहले हम लोग ढूंढते थे, क्योंकि सब कुछ इसमें। अब हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, हाउ टू रिड्यूस क्लासरूम टीचिंग, हाउ टू एनहांस द स्किल बेस्ड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और इसमें मुझे तो लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं जहाँ जब AI टीचर्स जो हैं वो टीचर्स को रिप्लेस कर देंगे और टीचर्स को और दूसरे प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग सभी कोर्सेज में एटलीस्ट 50% प्रोग्राम और स्किल बेस्ड प्रोग्राम बनाएं और उसको हम करें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में भी आज भी हम लोग बैठे थे, BTech AI हम लोग इस बार शुरू कर रहे हैं। हमने हर स्टूडेंट्स के लिए AI का एक कोर्स बनाया है, हर टीचर के लिए, हर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए AI का कोर्स बनाया है, और वो उसको करना ही करना पड़ेगा 1 वीक का, 10 डेज का। हमने अपनी AI पॉलिसी भी बनाई है ताकि एथिकली हम लोग AI को कैसे यूज कर सकें। क्योंकि देखें तो बिल क्लिंटन ने एक बार कहा कि 100 साल तक हम लोगों ने डेटा जनरेट किया है और अगले 100 साल तक हम उस डेटा को यूज करेंगे। तो AI इज द यूज ऑफ द ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा जो साइंस और टेक्नोलॉजी ने 100 साल तक क्रिएट किया, उसमें कितना अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, कैसे लोग हम क्रिएट कर पाते हैं, ये एक आवश्यकता की बात है। और मैं तो इंडस्ट्री के लोगों से भी कहता हूँ और सभी लोगों से कहता हूँ, इवन बिजनेस करने वाले लोगों से भी कहता हूँ, अगर उनके दिमाग में कोई अच्छा कोर्स है तो हम अपनी यूनिवर्सिटी से उस कोर्स को अप्रूव करेंगे और वो अपने किसी भी तरह के लोगों को ला के ट्रेन कर सकते हैं। अब वो भी दिन दूर नहीं है कि जो वर्चुअल क्लासेस चलेंगी और सब लोग, अब यूनिवर्सिटियों पे बहुत डिपेंडेंसी रहेगी कि नहीं रहेगी। यूनिवर्सिटी को भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा, कॉलेजों को भी अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन ट्रेंड को भी देखें तो पॉपुलेशन ट्रेंड में भी आने वाली 30-40 साल में हम लोग बहुत नीचे जाने वाले, 100 करोड़ के करीब हम लोग आ जाएंगे 2080 तक। उस समय ह्यूमन रिसोर्स जो आपको गली गली घूमता हुआ दिख रहा है वो नहीं मिलेगा। तो हम भी उसी तरह पढ़ रहे हैं जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड बढ़ा। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता है, कंट्रीब्यूटरी अप्रोच की आवश्यकता है। और ये जो एक्रेडिशन होते हैं, जैसे चाहे NAAC एक्रेडिशन है चाहे और दूसरे एक्रेडिशन है, ये इंस्टीट्यूशन में क्लास में क्या पढ़ाया जाता है इससे ज़्यादा देखते हैं कि यूनिवर्सिटी किन किन से कनेक्ट है, अपने स्टेक होल्डर से कनेक्ट है, एलुमनाई से कनेक्ट है, व्यवसायियों से कनेक्ट है। ऐसा सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता है। और बरेली में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये फ्री ऑफ डोमिनेंस है, यहाँ किसी का डोमिनेंस नहीं है। अच्छा पानी है, अच्छी मिट्टी है, अच्छा एटमॉस्फेयर है। और जहाँ डोमिनेंस नहीं होता, मिट्टी पानी की अच्छी हो, वो दैट इज गुड फॉर द बिजनेस। ये क्षेत्र बिजनेस के लिए अच्छा है। तो हम लोगों को अपनी एजुकेशन को बिजनेस और एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन करने की आवश्यकता है। आई थिंक these are the view। धन्यवाद सिंह साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही। स्किल बेस्ड प्रोग्राम की ज़रूरत है। AI पॉलिसी आप लोग ले आए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ है जो थोड़ा सा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा पर कि कक्षाएं खाली हैं, क्लासेस खाली हैं,
बच्चे गूगल बाबा से सब पूछ रहे हैं, वहीं पर दिक्कत ये भी है, बच्चों की कंप्लेंट या गवर्नमेंट की सबसे बड़ी शिकायत है कि हमारे पास में स्किल टीचर की कमी है। टीचर्स वो चीजें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। टीचर के तौर पर भी बदलाव बहुत जरूरी है। एआई के बेस में, एआई के टक्कर में या उसके बराबर में मैं आपकी बाकी सब चीजों में इत्तेफाक रख रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी आपने प्लानिंग बताई है कि उद्यमियों को ट्रेंड करने की, इंडस्ट्रीज को उनकी जरूरत के हिसाब से ट्रेंड करने के लिए। हमारे यहाँ बरेली शहर में एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट इनफैक्ट मैं कहूँ है वो IVRI। हम लोग जब उस रोड से निकलते हैं, बाहर वालों को जरूर बताते हैं कि IVRI रोड है, यहाँ से यहाँ तक का कैंपस है। और वो सिर्फ कैंपस नहीं, वहाँ से पिछले रिपोर्टिंग के दौरान हमने बहुत सारी अच्छी खबरें IVRI की जो जनहित से रिलेटेड थी। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही खबरें कई बार आती हैं कि मशरूम को लेकर के ट्रेनिंग, 15 दिन की ट्रेनिंग मशरूम को लेकर के, रोजगार को लेकर के, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो IVRI के द्वारा संचालित है, रोजगार के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए। हम ऐसा क्या कर रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या प्रोजेक्ट हैं? डॉक्टर साहब इसके सिलसिले में बात करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। अच्छा हुआ हम लोग पेपर में आते नहीं हैं। पेपर में जितना कम आए उतना अच्छा है, मेरे को ये लगता है। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कल पेपर में आया, अदरवाइज पेपर में आना ही जरूरी है। आज के उपस्थित शहर के प्रथम व्यक्ति इंडस्ट्री इस संसार जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान के कुलपति हैं, माय कलीग त्यागी साहब। I was late little. I apologize for I am late because of this rush. महापौर साहब ने बताया कि शहर की भीड़, बट अच्छा है, वो डेवलपमेंट होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। बट एनी हाउ, सभा में उपस्थित जो भी डिफरेंट वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्विस वर्क को, स्टूडेंट्स को, जैसा कि आपने बताया IVRI संस्थान पुराना है तो सभी जानते हैं। IVR के नाम पर तो I feel pride। मैं सेकंड जनरेशन का माय फादर वाज आल्सो देयर एंड ही डिड PhD फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, सो आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ IVR इन माय लाइफ। सो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें एज ए होल, 136 ईयर ओल्ड लेगेसी है। कहते हैं ना, घर में तो अगर कोई 70 साल का भी हो जाता है ना, तो फिर लगता है कि अरे अब ये क्या करने लायक है। बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन 136 ईयर ओल्ड, और मैं तो सर के साथ शेयर करूंगा कि NAC A++ QS रैंकिंग में टॉप 100 ब्रैकेट में IVRI है, NRF रैंकिंग में 6th रैंक है। तो IVRI तो बहुत बड़ा है। एंड हम तो कभी कभी कहते हैं सर कि IVRI तो एक बहुत बड़ा जहाज है, इट इज लाइक ए ओशन एंड वी ऑल आर लाइक ए ड्रॉप इन दिस। कितने लोग हैं? अगर आप देखें तो करीब हमारे पास इस समय 200 साइंटिस्ट हैं, 1200 स्टूडेंट हैं, हमारे पास 800 का स्टाफ है, 1000 लोगों का कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन खाली बरेली में नहीं है, ओनली द मेन कैंपस। इफ यू सी, वी हैव स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम पुणे इटसेल्फ इन 1893। फिर वहाँ पर कुछ इश्यूज आए, देन वी वेंट टू मुक्तेश्वर। फ्रॉम मुक्तेश्वर हमारा कैंपस है, बेंगलोर में हमारा कैंपस है, पुणे में कैंपस है, पालमपुर में कैंपस है। तो ये तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एंड आपको और बात बताएं, जितनी वैक्सीन हिंदुस्तान में भारत सरकार द्वारा डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में यूज हो रही है, सब IVRI के द्वारा डेवलप की हुई है। आज तक की हिस्ट्री में लगभग 49 से ज्यादा वैक्सीन IVRI के साइंटिस्टों ने डेवलप। सारी मेजर डायग्नोस्टिक्स जितनी भी एनिमल डिजीजेज हैं, दे ऑल आर डेवलप्ड बाय आवर IVRI साइंटिस्ट। एंड जब हमारे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, फैकल्टी की बात करते हैं, वी आर वाइडली एग्रीड। वर्ल्ड वाइड IVRI का नाम है। जब मैं पढ़ता भी था तो कहते थे ना, IVRI का जिसको टैग लग जाता है उसमें वैल्यू ऐड हो जाता है। तो वो वैल्यू एडिशन तो है। एंड आई फील कभी कभी हम कहते हैं ना कि IVRI, इवन यू गो आउटसाइड ऑफ द IVRI, ऐसा IVRI से बहुत अच्छा लगता है सर। तो समथिंग लाइक दैट इज द ब्रांड इमेज ऑफ द IVRI एंड आई ऑलवेज फील प्राइड दैट शहर में इसका होना भी एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना, कभी कभी हम सोचते थे ये लखनऊ में होता तो अच्छा होता, ये दिल्ली में होता तो अच्छा होता। कभी कभी बहुत से इश्यूज आते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो लगता है यार ये वुड हैव बीन इन दिल्ली और लखनऊ, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी बेटर। बट समटाइम फिर लगता है नहीं, शायद डेस्टिनी में लिखा था कि IVRI को बरेली में होना है। तो
जैसा कि आपने कहा, और हमारे स्टूडेंट वाइडली क्लेम है 100% प्लेसमेंट है हमारे पास, 100% का प्लेसमेंट है हमारे पास। करीब 23 डिसिप्लिन है, 19 डिसिप्लिन में हमारे पास PhD है, 23 डिसिप्लिन, जितनी वेटनरी साइंस एंड हस्बेंड्री की डिसिप्लिन है सब हमारे यहाँ है, वेदर रिलेटेड टू एनिमल हेल्थ, प्रोडक्शन, बेसिक साइंस, बट नॉट। देन सब में हमारे पास मास्टर्स है, PhD है। हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाइडली एक्लेम्ड है, स्पेशली हमारे BSc एंड AH, दे आर वेरी पॉपुलर। और आपको अब एक ट्रेंड हम और बता रहे हैं, अभी जो रिसेंट ट्रेंड है, हमारे BSc एंड AH के बच्चे जैसे ही 3rd ईयर उसके बाद क्लिनिकल डिसिप्लिन पहुंचते हैं, दे आर वेरी पॉपुलर और उनकी इतनी डिमांड है। और अभी हमारा ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स चेंज हो रहा है, पूरी क्लिनिकल साइंस डोमिनेट हो रही है, जैसे ह्यूमन में ऐसा हो रहा है। अभी सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, दे आर ऑन द टॉप। सो अभी ऐसा कहना आईवीआई का रोल, दूसरा रोल आपको बताया। अब एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, अभी लास्ट 2 डेज वी हैड ए वेरी एक्सटेंसिव मीटिंग हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का, बहुत अच्छे जिनको हमने ट्रेन किया। इवन आज मिस्टर प्रतीक बजाज जी थे, वो खाली वर्मी कल्चर को, जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, उससे लेकर 1.5 CR का बिजनेस कर रहे हैं। हमारे पास 40 स्टार्टअप ऑन रोल है। हम कम से कम जितनी विधाएं एनिमल हस्बेंड्री की हैं, हम लगभग उन सब में लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा एंटरप्रेन्योर सेल, हमारा इंक्यूबेशन सेल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एंड मैंने बताया ना, ट्रेनिंग के नाम पे आपको लगता है मशरूम सोचते होंगे, बट मेरे को लगता है मशरूम तो बहुत ही एंसिलरी है। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग वी आर प्रोवाइडिंग, वी डू हैव द बेस्ट एक्सपर्टाइज, द बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट R&D प्रोजेक्ट्स। एंड प्रोजेक्ट ही बताओ, एज ए जॉइंट रिसर्च में आपको शेयर करना चाहता हूँ, हमारे पास टोटल 189 साइंटिस्ट है, बट हमारे पास 218 प्रोजेक्ट है। अब उसमें से 100 प्रोजेक्ट एक्सटर्नल फंडेड। ऑन एन एवरेज हमारे पास 10.5-11 करोड़ रुपए R&D के लिए खाली एक्सटर्नल फंड प्रोजेक्ट से आता है। हमारा रेवेन्यू जनरेशन हर साल का लगभग इस साल का 15 करोड़ रुपए। 15 करोड़ रुपए में हमको भारत सरकार वापस 70% दे देती है, जिसको हम फिर से R&D में लगाते हैं। तो ना तो हमारे पास पैसे की कमी है, ना ही हमारे पास आइडिया की कमी है, ना ही हमारे काम करने में कमी है। हाँ यस, आपका कहना है, हो सकता है कभी कभी पब्लिक की फीलिंग होती है कि आईवीआई हमारे लिए क्या है। आप 24/7 हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है, लोग अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए कितने फोन हम लोग से, कभी कभी बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं। तो आईवीआई की तो इम्पोर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आप पेट ट्रेनिंग में जाएंगे, जब आपका बच्चा यहाँ पढ़ने आएगा, या जब आपको कोई एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करनी होगी, कोई ट्रेनिंग करनी है। केवीके हमारे पास वी हैव वेरी गुड के, बहुत बढ़िया उसका इमेज है, अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हजारों लोगों को ट्रेन करते हैं मालूम एवरी ईयर। एंड हम चार्ज भी करते हैं, देयर आर सर्टेन ट्रेनिंग्स वेयर वी चार्ज, एंड लोग आते हैं, पैसा देते हैं और बहुत अच्छा सा एंटरप्रेन्योर स्किल कर रहे हैं। फिर प्रोडक्शन पर हमारे कम से कम हमने 1000 लास्ट 4-5 ईयर में 1000 एंटरप्रेन्योर्स को हमने ट्रेन किया है, एंड बहुत से लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मोर देन व्हाट। तो कोई ऐसा चीज हो कि आई डोंट फील, मुझे लगता है मशरूम से आगे सोचना पड़ेगा। एंड मैं आपको बुलाऊंगा मशरूम से बियॉन्ड व्हाट इज द आइडिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अक्षर, बिल्कुल सही बात आपने की है। मशरूम सिर्फ इसलिए मुझे लगता है कि मशरूम के जो भी डिपार्टमेंट जहाँ से भी देखा जा रहा है कि वो एक प्रेस रिलीज जरूर रिलीज हो जाती है, अखबारों में छप जाता है कि मशरूम की ट्रेनिंग होने वाली है, हो गई। लेकिन हाँ, मैं फख्र से कहूंगा कि माई आईवीआई माई प्राइड, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टर एस के सिंह ने जो केपी सिंह साहब ने जो कहा, यहाँ पर मंच पर हरियाणा के लोग हैं, 2 लोग और मैं आपको सामने जोड़ूंगा। एक हमारे डॉक्टर मधुर चतुर्वेदी, हमारे पुराने मित्र, दैनिक जागरण मतलब हिसार से उन्होंने ट्रेनिंग ली है, PhD वहीं से किया है। और ये ऊपर वाले का सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ में था पानीपत दैनिक जागरण में, मैंने 7 साल वहां भी काम किया। मैं इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा संस्थान है बड़ा, जो IVRI का छोटा भाई मैं कहूँ, उससे अभी निकला है, CRI। डॉक्टर त्यागी यहाँ पर है, मैं CRI के बारे में कुछ चीजें, वही सवाल है वैसे ही कि हम पब्लिक में कैसे जाएं। सिंह साहब ने पहले कहा कि IVRI मशरूम से, मैं सिर्फ इसलिए उनकी बात मैंने मशरूम से शुरू की, मशरूम की तक बात की, वरना मैंने रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें की हैं। मैं वही सिंह साहब से त्यागी जी से मैं जानना चाहूँ CRI के बारे में, और क्या हम फख्र करने लायक, हम क्या बता सकते हैं, क्या चीजें हो सकती है। धन्यवाद सर।
शुरुआत सभी ने कहा सुनी थी कि घर की मुर्गी दाल खाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब मुर्गी की महत्व तो सभी को पता है। बाकी क्योंकि पहले जब बताया गया कि IVR हमारे बड़े भाई की भूमिका में 1979 में हमारा संस्थान IVR से नौकरी बना था, और क्या ऐसा काम कर रहा है सभी अखबार के माध्यम से या कभी पर्सनली विजिट करके आप देख सकते हैं। एक जो यदि एक लाइन में पूछे कि हमारे संस्थान की महत्व, कोई भी बिजनेस आपके समय में कीजिए, यदि उसका 10 साल या 15 साल पुराना देके चलिए कि उस बिजनेस में कितना इनपुट है और आउटपुट, दो केस को देखिए। आप लोग सही है बैठे होंगे, जो भी अंडा या मीट खाने के शौकीन या खाते हैं, यदि पिछले 10 साल का आप रेट देखेंगे कि अंडे का रेट क्या था और आज रेट क्या है, लगभग बराबर। यदि उसमें अंडा उत्पादन या मीट उत्पादन करने की जो लागत आती है, उसका रेट जो दाना पहले 15 रुपये 20 रुपये किलो था, आज 40 रुपये किलो। जो लेबर आपकी 100 रुपये मिलती थी, आज 300 रुपये में है। जो दवाई है उसके 4 गुना रेट बढ़ गए हैं। लेकिन जो आप जिस भाव से आप बेचेंगे वो 10 साल के बराबर है। उसके बाद भी ये बिजनेस आपका जो है आमदनी का लाभदायक बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई बिजनेस हो। और आजकल जो भारत सरकार की जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उनका भी यही है कि सभी आत्मनिर्भर बने, गरीबी का विनाश हो। तो सीमित साधनों में क्या अपनाएंगे, तो हम भविष्य कहते हैं कि जो मुर्गी पालन अपने आप में एक पूरा व्यवसाय है। यदि किसी को 20 मुर्गियां भी देके, जब असम ने बताया कि 100 बनाए हैं, 60-70 महिलाओं के अभी हमने पिछले 3 साल में बनाए हैं, और जिनकी डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज है। कम समय में ज़्यादा विस्तृत नहीं बता पाएंगे। हाँ, मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूँ, आप हमारे संस्थान में वो विभिन्न प्लेटफॉर्म पे बताना पड़ता है। पहले बोलते थे कि भी अपने मुंह में मीठा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी समय आ गया है कि आप क्या करते हैं आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि कहावत यही है कि कोई चीज़, सत्य भी है कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, चेंज तो आएगा। चेंज के प्रति हमें भी अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो बरेली के विकास में, आसपास में जो हमने मुर्गी के माध्यम के द्वारा लोग आत्मनिर्भर किया है, उनकी जो परचेज पावर बढ़ी है, उसके अलावा भी शिक्षा विषय आपने शिक्षा का ये रखा था जो है। तो शिक्षा का आजकल क्या सोचते हैं कि पढ़ लिख के मैं भाई IAS बनूँ, IPS बनूँ। पिछली बार यहाँ पे एक ओलंपियाड हुआ था, उसमें DM साहब, मेयर साहब, SSP साहब, हम लोग उसमें भी भागीदारी की थी। तो कुछ बच्चों से हमने पूछा था आप क्या बनना चाह रहे हैं, IAS। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम विचारों से भिन्नता रखते हैं, क्योंकि जो हमारा ये प्रशासन है उसकी भूमिका, उसका कोई तो राय नहीं है, समाज को चलाना है। लेकिन यदि आपको विश्व पटल पे नंबर 1, 2 या तीसरी इकोनॉमी पर बननी है, उसके लिए हमें आज के नौजवान हैं या बच्चे हैं, उनके थोड़े से विचार बदलने पड़ेंगे। शिक्षा के माध्यम है जिसके द्वारा आप विभिन्न स्रोत, चाहे आपका आजकल जो ताकतवर देश है वो टेक्नोलॉजी है। जैसे पहले अभी वर्तमान में जो गल्फ वार अमेरिका और ईरान के बीच में है, ईरान के बीच में है, अभी तकनीकी के कारण ही एक छोटा है देश एक बड़ी महाशक्ति को टक्कर दे रहा है। तो अभी अपना ध्यान हमें अपनी जलसों को, ये मेरा निवेदन है जो आपको यहाँ से बैठे हैं बच्चों को सबको ये बोले शिक्षा के माध्यम, शिक्षक के माध्यम से कि वो तकनीकी सीखे, वो आएगी आपकी शिक्षा के माध्यम से। ज्ञान हमारे पास अपार है, लेकिन अब तकनीकी में हम नहीं बदल पा रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि हमारी शिक्षा इस तरह की हो
कि जो वो एक तकनीकी में परिवर्तन हो। तो हमारा CRI है, हमारा प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग भी देते हैं उसमें प्रैक्टिकल 90% होता है, 10% जो अपना थ्योरी बनाएगा, पहले वो पढ़ेगा, सीखने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा वो पढ़ाई होगी, बाद में से थ्योरी नोट्स बनाएगा। तो मेरा यही है कि CRI प्रैक्टिकल के माध्यम से ही शिक्षा के उत्थान और जो प्राइवेट ब्रेलिंग तो उसमें विषय होता है। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा त्याग जी कि बरली में CRI ये हमारा प्राइड का विषय है। मुझे किस्सा याद आ रहा है, मैं आप लोगों की अनुमति से बोलना चाहूँगा। मोदी जी अगर सामने हो कहीं तो परमिशन दें, शायद मैं एक टाइम में दैनिक जागरण में IBRI मेरे पास भी चीफ रिपोर्टर होने के बावजूद मैंने IBRI भी देखी थी कि आप लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, जो प्रबुद्ध लोग उनके साथ बैठने उठने का मौका मिलता है, कई खबरें निकलती। क्योंकि मेरे पास ये बीट थी, हमारे एक बॉस थे, कई लोगों बीच में, उन्हें तीतर और बटेर के अंडे बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा डिमांड आती थी सर्दियों में, भाई तीतर और बटेर के अंडे। तो मैं किसी और से न कहकर, पहली बार वो खुलासा कर रहा हूँ, किसी और रिपोर्टर को न भेज करके मैं चुपचाप जाता था, वहां कहता था भाई रखवा देना, मैं वहां से उठा लूंगा। हालांकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं, मैंने कभी खाया नहीं कभी किसी तरीके का अंडा, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो एक किस्सा मुझे याद है सर, शिक्षा जितना सरकार का विषय है उतना ही ज्यादा से ज्यादा मैं हूँ अब प्राइवेट सेक्टर में भी शिक्षण संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे साथ में कुलाधिपति कहें उमेश गौतम जी हैं, श्री उमेश गौतम जी। मैं महापौर के नाते नहीं, कुलाधिपति के नाते उनसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, जैसे बरेली को और प्राइड हो या हम रोजगार जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जैसा अभी बताया था कि शिक्षा स्किल युक्त तो होनी चाहिए, क्योंकि उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं कि वो खाली बुकिश नॉलेज करा दे और उसके बाद आप आगे कहीं ना बढ़ पाए। तो आज सारी यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट भी इसी बात पर ध्यान दे रही है कि कैसे हम स्किलफुल स्टूडेंट्स को बनाएं। और शायद यही वजह है, अगर मैं एज ए चांसलर ऑफ एडवर्टाइज यूनिवर्सिटी बात करूँ तो हमने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, उनको प्रैक्टिकल देने के लिए बहुत काम किया है। अभी हमारे साथ 32 ट्रेनर्स हैं जो विभिन्न IT कंपनीज के हैं, क्योंकि हम ये कहना बहुत आसान बात है कि हम AI को पढ़ा देंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ा देंगे, लेकिन टीचर और जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में बैठे लोग हैं, जैसे साइंटिस्ट हमारे जो अगर बैठे हैं कहीं पर, वो जो साइंस सिखा सकते हैं या वो जो प्रोजेक्ट सिखा सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे होगा प्रोडक्ट का, वो हर आदमी नहीं सिखा सकता। तो ऐसे ही ये 32 इंडस्ट्री के जो वरिष्ठ AI पे जो काम कर रहे हैं वो बरेली में रहकर हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। और उसमें टॉप नॉच कंपनियां, कोई भी गूगल उठा लीजिए, कोई कंपनी आप देखिए जिसके मतलब TCS हो, गूगल हो, एसेंशियल हो, सबके टॉप 32 ट्रेनर्स यहाँ काम कर रहे हैं। इसी तरह अब जो कंपनियां हैं, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारे साथ अल्ट्राटेक सीमेंट ने हमारे साथ लैब खोली है, सिर्फ इसलिए कि सीमेंट का कितनी तरीके से कैसे यूज है, खाली ये बिल्डिंग में प्लास्टर के लिए नहीं लगता है, और उसकी डेंसिटी कैसे होती है, उसका क्या, तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल करते हुए सीखें। इसी तरह कंप्यूटर में ही अगर हम इंटेल और HP की बात करें, उनके साथ हमारा टाइप है, उनके साथ हमारी एक लैब है जिसमें वो जो इंटेल के बेस कोर्स हैं उन्हीं के टीचर्स, चाहे वो AI के माध्यम से हो, वर्चुअल माध्यम से हो और यहाँ के माध्यम से, तीनों तरीके से आकर उस पर काम कर रहे हैं। तो यानी कि बच्चों का स्किल अब बुक में नहीं हो गया, अब प्रैक्टिकल सीख रहे हैं और 70% से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकली काम करते हैं। पहले होता था कि 70% पढ़ते बुक्स में और 30% प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन अभी इसका रिवर्स हो गया, 70% प्रैक्टिकल कर रहे हैं और 30% बुकिश नॉलेज भी उनको चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तो तभी करेंगे जब वो पढ़ पाएंगे, तो उसकी भी जरूरत है। तो लेकिन अब वो रिवर्स हो गया। तो इसी तरह बहुत सारे जो जैसे लिंक्डइन है, मैंने बताया था आपको टैप हमने कर रखा है, अब लिंक्डइन के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो 4-5 हज़ार रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक के कोर्स है। लेकिन हमारे टाइप से फायदा ये है कि सारे स्टूडेंट और फैकल्टी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कितने भी कोर्स कर सकते हैं साल में।
मतलब एक कोर्स नहीं, क्योंकि कोर्सेज के अलग ड्यूरेशंस होते हैं, कोई 40 आवर्स का है, कोई 60 आवर्स का है, कोई 80 आवर्स का है। लेकिन हमारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एक साल में 40 कोर्स कर रखे, यानी अपनी पढ़ाई भी करते और उसके बाद भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही उनके पास 10 लाख 15 लाख इस तरह की कंपनियों के ऑफर्स ज्वाइन करने के लिए। तो स्किल बेस्ड अब यूनिवर्सिटी को बनना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, दूसरी चॉइस नहीं है। अब वो ठीक है, हमारी लाइब्रेरी होती थी जिसमें हम किताब लेके बैठते थे, अब ई लाइब्रेरी हो गई, अब सारी किताबें ऑनलाइन हो गई हैं। तो जिन इंस्टीट्यूशन के पास अभी ई लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि ई लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कंप्यूटर लगा दिया लाइब्रेरी में और ई लाइब्रेरी हो गई, यानी कि जो सारे जर्नल हैं, सारी बुक हैं, उसके सब्सक्रिप्शन आपको लेने पड़ेंगे। वो करोड़ों में होते हैं, वो इतने आसान नहीं होते। तो बहुत सारे लोग क्या 2 सब्सक्रिप्शन ले लिए, 4 ले लिए और ई लाइब्रेरी बना दी। लेकिन अब आज पूरी ई लाइब्रेरी चाहिए, जिससे कि जब स्टूडेंट किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, जब वो रिसर्च कर रहा हो, तो कहीं अटके नहीं, उसको जिस तरह की भी बुक, जिस तरह के भी जर्नल रेफरेंस के लिए भी चाहिए तो वो अवेलेबल होने चाहिए। तो वो सारा काम भी हमने किया है। अगर आप हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा किस तरह की लाइब्रेरी बनी। तो लगातार हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं, और स्किल में सर्वांगीण विकास की बात करें, जैसे कुलपति साहब हमारे यूनिवर्सिटी में भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से स्टूडेंट लेके आए हैं, तो ये भी हम प्राइड के साथ कहते हैं कि हम भी लेके आए हैं। और हमारे पास भी यूनिवर्सिटीज में इस समय लगभग 50 स्टूडेंट अफ्रीकन कंट्रीज से हैं, विभिन्न कंट्रीज से, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल और 4 साल के कोर्स में हैं। तो अब बरेली वो नहीं रहा कि बरेली कुछ पिछड़ा हो गया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को सर्वांगीण विकास चाहिए, बुक की नॉलेज भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी उसको 70% करना है, और साथ में उसको खेलना भी है, साथ में उसको जिम भी करना है, साथ में उसको योगा भी करना है। तो वो सारे जो जरूरी पैरामीटर्स हैं वो सब मिलने चाहिए। उसका एंटरटेनमेंट का भी होना चाहिए, अपने अपने स्किल है। कई बार लोग म्यूजिक बजाते हैं या गाना गाते हैं, उससे अपना स्ट्रेस दूर करते हैं, तो वो भी उनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने हर तरह का साधन बच्चों को उपलब्ध कराया है, क्योंकि जब वो फ्री माइंड से होंगे, टेंशन फ्री होंगे, तो ज्यादा काम करेंगे। बरेली लगातार प्राइड कर रहा है। अभी IITs में IIT BHU में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, तो हाइकोथॉन करके होती है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड IITs के लोग ही आते हैं। कंप्यूटर का होता है और वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो जाने की हिम्मत भी नहीं करती है, क्योंकि टॉप 10 में भी IITs ही होते हैं। अगर सेकंड चांस मिल जाता है तो ट्रिपल IT हो सकता है। लेकिन वहां पर इस साल अभी दिसंबर 2025 में प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं, फर्स्ट प्राइज। दिस इज द प्राइड ऑफ बरेली। क्योंकि अब जब वहाँ के वाइस चांसलर साहब ने पूछा, उस दिन वो कहते थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उसके बच्चे फर्स्ट आ गए हैं, तो लगता है 4th ईयर के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे। तो सरप्राइजिंगली क्या, जब उन्होंने पूछा तो बच्चों ने बताया कि नहीं, हमारी जो टीम है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, वो 3rd ईयर 4th ईयर के आते तो कुछ और हिलाते। तो इस तरह का प्राइड करने की बात कर रहे हैं। अगर हम केरल में गए थे, तो जहां पर गो कार्ट की गाड़ियां बनाई जाती हैं, उसका कंपटीशन था पूरे इंडिया का। तो हम ये तो नहीं कहेंगे वहां पे कि हम फर्स्ट आए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे गर्व के साथ कि बरेली ने फिर गर्व किया और हम टॉप 5 में 5वें नंबर पर थे। हमारी गाड़ी 5वें नंबर पर वहां आई, यानी कि हमने गाड़ी भी बना डाली और उसको हम 5वें नंबर पर देश में ले आए हैं। आने वाले समय में पहले नंबर पर ही दिखाई देगी। तो लगातार हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। एक इनोवेशन के रूप में हमने एक ड्रोन बहुत सारे लोग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग चाइना वाले को अपना बता देते हैं, लेकिन हमने ड्रोन जो बनाया है उसमें फर्स्ट टाइम एवर अभी वी आर ट्राइंग टू पेटेंट इट, जिसमें हमने फोल्ड किया है, उसके पैरों को फोल्ड किया है। ये पहली बार हो रहा है। अभी तक फोल्ड करने का कहीं किसी ने किसी भी यूनिवर्सिटी में डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसके चारों पैरों को फोल्ड कर दिया है और पेटेंट के लिए भी हमने फाइल कर दिया है। वो पेटेंट हो गया तो एक बड़ा काम होगा। जो प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो DRDO के साथ, जो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी संस्था है, उसके साथ हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं और बना के हमने सैंपलिंग की थी। लेकिन यहाँ ये बताते हुए भी मुझे हर्ष है कि हमने एक प्रोडक्ट उनका बनाया जो उनके लगभग सभी आर्मी के जितने उनके संस्थान हैं, सब में उसका इस्तेमाल होता है। और उसी का 1 लाख पीस बनाने का उन्होंने हम ही को ऑर्डर दे दिया कि आप ही बनाइए। DRDO जैसी संस्थान है,
तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बेस कर रहे हैं और बच्चों को लगातार प्रैक्टिकल कैसे किया जाए वो सिखाने का काम कर रहे हैं। तो बरेली की धरती में भी कुछ है, बरेली की धरती में ऐसे ही IVRI जैसे संस्थान पैदा नहीं हुए, ऐसे ही मिशन हॉस्पिटल जैसे जो 1870 में वो भी खुला, 150 साल उसके भी साथ पूरे हो गए, क्योंकि जब IVRI खुला था तो वहाँ जानवरों का इलाज जरूर होता था, लेकिन उनके डॉक्टरों का इलाज हमारे यहाँ मिशन अस्पताल में हुआ करता था, उसके लिए भी खोलना जरूरी था। 70% से ज्यादा बरेली का इंसान उसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। तो बरेली की धरती ऐतिहासिक धरती है, तो यहाँ जो भी काम होते हैं वो हल्के में नहीं होते। अब बरेली में जब विकास होना शुरू हुआ तो वो भी हल्के में नहीं हुआ। विकास के डैशबोर्ड पर PM साहब और CM साहब जैसे हमारे दो गोरखपुर और बनारस हमारे पास चैलेंज के रूप में, लेकिन CM डैशबोर्ड पे अगर आप जाएंगे बरेली को देखेंगे तो पूरे 12 महीने में 8 महीने हम विकास में नंबर 1 पर रहते हैं डैशबोर्ड में। तो ये अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। तो लगातार बरेली गर्व की तरफ है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो शहर का डेवलपमेंट हो, लेकिन हम लगातार डेवलप कर रहे हैं बरेली को। धन्यवाद बड़े भाई उमेश गौतम जी, आपने बिल्कुल सही बात की। आपके मतलब पिछले सेशन में एक स्मार्ट से हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर पागरानी साहब, सेशन में हमें आशीर्वाद मिल रहा है उमेश गौतम जी से। तीसरे स्मार्ट हमारे मुदित जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर मुदित चतुर्वेदी जी, तीन ब्रह्म देव यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं इन सबको पुनः धन्यवाद दूंगा। शिक्षा की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, तो शिक्षण संस्थान, प्राइवेट संस्थान जो कर रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, जो सबके सामने आया। मैं मिसेस JK साहनी साहब से, मैडम से मैं जानना चाहूँगा, सहोदया की आप प्रेसिडेंट हैं, एक सामाजिक संगठन के रूप में हम समाज के डेवलपमेंट के लिए या शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या क्या किसी मदद की जरूरत हो सकती है, कैसे हो सकती है, कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं? Well, Namaste ji, first of all, thanks for giving me this opportunity, and Mudit ji and the entire team of INEX and Learning Jagrant. और जैसे उमेश गौतम जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक इसको बताया कि माय बरेली माय प्राइड, आई थिंक हम सब कह सकते हैं, और INEX इज द प्लेटफॉर्म जिसने हमको ये इसको बिल्कुल आई थिंक सेकंड करने का एक मौका दिया है। एंड एज फार एज आई थिंक एजुकेशन में ऑफ कोर्स ये बैठे हैं एंड दे आर रियली बीन डूइंग कमेंडेबल जॉब। उमेश गौतम जी हैं, सर हैं, एंड सिंह सर फ्रॉम IVRI। So what I would say is कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऑलवेज यही एक मोटो रहा है कि इट शुड नॉट बी प्रॉफिट बेस्ड। और अभी भी जो स्कूल्स रन कर रहे हैं, अगर आप एमिनिटीज और फैसिलिटीज की अगर आप बात करें तो आई थिंक एवरीथिंग व्हिच द स्कूल कैन गिव, उसके लिए एफर्ट्स हो रही हैं। और क्योंकि अभी इसको हम कैसे एज अ सोशल सर्विस हम स्कूल एजुकेशन को कह सकते हैं, तो फॉर दिस आई वुड लाइक टू से कि CBSE, बिकॉज अभी NEP जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी इट इज बीन वेरी क्लियरली आउटलाइंड कि जो भी एक स्कूल है वो एजुकेशन दे रहा है तो उसको सिर्फ एजुकेट नहीं करना है, उसको स्टूडेंट्स को एम्पैथी, सिंपैथी और जो भी आपके ऐसे ट्रेट्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी बच्चों के अंदर डेवलप करने हैं। बिकॉज अगर हमने कोई एजुकेशन ले ली और उस एजुकेशन को हमने किसी के साथ उसको बांटा नहीं, या उससे रिलेटेड हमने कोई भी वर्क नहीं करा, सिर्फ अपनी एजुकेशन को अपने तक ही सीमित रख लिया, तो आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट इज ट्रू एजुकेशन। तो उसके लिए हम लोग जो है, प्लीज इफ आई टॉक अबाउट माय स्कूल, और सिंस आई एम आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ सहोदया, तो हम लोग सारे ही बरेली स्कूल्स को एक साथ लेकर चलते हैं अपने, मतलब हम लोग जब भी हम लोग मिलते हैं कोई ना कोई हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं जिसमें अवेयरनेस दे रहे हैं कि हम लोग स्पेशली आई वुड लाइक टू से कि एजुकेशन में जैसे कई, अब आपको शायद इसका सबको पता ही है, RTI इज देयर, जिसमें हमको जो बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट इज गिविंग सम फंड्स और वो कभी हमको मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं, irrespective of that। और उसमें बिकॉज आप भी इस चीज़ को, मतलब आई वुड लाइक टू टेल कि जो ऐसी फैमिली से बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स भी अवेयर नहीं होते कि उनको स्कूल रोज जाना है, उनके लिए स्कूल इज जस्ट गोइंग एंड टेकिंग एडमिशन, वो एडमिशन करा लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं
और यूनिफॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि उसका उनको अमाउंट मिलता है कि इस अमाउंट से आप बुक्स ले लीजिए और इससे आप यूनिफॉर्म ले लीजिए। उसके बाद बच्चों को डेली स्कूल भेजना है, दैट अवेयरनेस इज नॉट देयर। और आई वुड लाइक टू शेयर कि कई बार हम लोगों को टीचर्स को भी कहना पड़ता है कि नहीं, आप उनके घरों में जाइए और जो नहीं अपने बच्चों को भेज रहे हैं उनको आप मोटिवेट करिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। सो ब्रिंग आउट द चिल्ड्रन फ्रॉम एवरी सेक्टर टू कनेक्ट देम टू स्कूल। और जो हमारे अपने बच्चे जो एफ्लुएंट फैमिलीज हैं उनको भी हम ऐसे प्रोजेक्ट स्कूल्स में करते रहते हैं कि दे शुड गो टू द रूरल एरियाज और वहाँ पे जाके वो कभी भी कुछ चीज़ों को डोनेट भी करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी बुक्स को डोनेट करते हैं। वी डोंट प्रमोट कि वो अपने डोमेस्टिक आर्टिकल्स को डोनेट करें, बिकॉज बुक्स इज वन सच थिंग जो एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक बुक डोनेशन से अच्छा तो कोई डोनेशन हो ही नहीं सकता कि हम विद्या को बांट रहे हैं और उस तक पहुँचा रहे हैं उस विद्या को हासिल नहीं कर पाए। So this is one thing we are doing, and apart from that there are certain other things which I would like to say is कि हम लोग जो है कभी भी जैसे अब आजकल स्कूल्स में ट्रेंड हो गया है, KBBCD we had Earth Day, अभी लेबर डे आने वाला है, उसके बाद मदर डे आएगा एंड द लिस्ट इज अनलिमिटेड। तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एटलीस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम किसी भी फॉर्म में, समटाइम्स इट कैन बी द फॉर्म ऑफ अ रैली, समटाइम्स जैसे मैंने बोला कि विजिट्स हो सकती हैं, रूरल एरियाज में विजिट्स हो सकती हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो टीचर्स हैं, जैसे अभी स्किल एजुकेशन की सर भी बात कर रहे थे कि वी आर डीलिंग विद स्किल एजुकेशन, जिसमें सबसे बड़ा स्किल यही है कि जो टीचर है उसको कनेक्ट स्टूडेंट के साथ बनाना है। तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के अंदर तो ये क्वालिटीज चाहिए हैं कि उनके अंदर सिंपैथी एंड एम्पैथी हो, बट इवन द टीचर वांट्स टू कनेक्ट टू द चाइल्ड, उसको भी करना है। इसलिए बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग्स हो रही हैं, because now for CBSE it is compulsory 50 hours का ट्रेनिंग, और not only the teachers, even as a principal मुझे भी लेनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ले रहे हैं, कुछ ऑफलाइन भी ले रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज वेरी गॉट गुड रिजल्ट्स। तो उससे सबकी स्किल्स भी बढ़ी हैं और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो इस वक्त NEP जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेजर जो एम्फोसिस है इस चीज़ पे है, उसको हम दे पा रहे हैं। और डेफिनेटली आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स द सोशल वेलफेयर। दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्कूल एजुकेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसेस साइन। बिल्कुल सही बात आपने की, एजुकेशन की जो आप लोग करते हैं बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा क्योंकि मुझे याद आ गया, प्रोफेसर KP सिंह साहब के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी ने दिव्यांग विद्यालय को गोद लिया है, लगातार उनके लिए करते रहते हैं। और चूंकि बहुत थोड़ा सा शाई है, बहुत कुछ बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा काम हो रहा है उनके निर्देशन में, बहुत अच्छा विद्यालय, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा। और आप लोगों से रिलेटेड अगर कोई ऑडियंस में कोई सवाल हो, किसी तरीके का कोई जिज्ञासा हो, हमारे पास समय की बाध्यता भी है, हमें प्राइड अवार्ड की तरफ भी आगे बढ़ना है, तो एक दो सवाल हम लेंगे, उसके तुरंत बाद हम अवार्ड सेरेमनी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक सवाल आ रहा है, वी हैव डेप्यूटी एडिटर DG INEX। थैंक यू सर जी। जो पूरा सेशन मैंने सुना और सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें की स्किल्स को लेकर के, और कैसे डेवलप कर रहा है बरेली, और कैसे हम स्टूडेंट को मशीन समझ रहे हैं। आप सबके पास में डेटा होगा, सरकारी डेटा है, 10 में से 7 स्टूडेंट जो हैं वो आज भी किसी न किसी मानसिक परेशानी का शिकार है, और इनमें से 70% तक का जो वो रीच ही नहीं है कि वो इस चीज़ को बता सके या इस चीज़ का इलाज कर सके। क्या इस बारे में हम कुछ सोच रहे हैं? पूरे सेशन के दौरान ये चर्चा नहीं हुई, इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी में है नहीं। हम हर दिन सुनते हैं कि कोटा में जब जाए, ऐसा नहीं है। मैं मेरी बात को तो कि जैसे कोटा में भी आप सुनते होंगे लगातार इस तरह की घटनाएं होती है, सुसाइड होते हैं। कारण क्या है? एकदम क्लियर है ना कि कहीं ना कहीं उनको वो बेटर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो जो इशू है ये पेरेंटिंग का भी है, ये इशू स्कूल का भी है, ये इशू उसके टीचर का भी है। लेकिन हम जब इस तरह की बात करते हैं और ये मुद्दे हमारे सामने नहीं आते हैं तो दुख होता है। मुझे लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा बात की जानी चाहिए। और इस पर मैं आपकी भी राय जानना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ों के बिना कोई इंस्टीट्यूशन चलता ही नहीं। हर इंस्टीट्यूशन में इस तरह की व्यवस्था होती है। हमने भी 3 लोग प्रोफेशनल हायर किए हैं, DG हेल्थ भी रहे हैं, साइकियाट्रिक्स हैं। वी हैव डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी
और इस तरह के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या लो मार्किंग या स्लो गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी अलग से क्लासेस भी होती हैं, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री भी हमारे पास होती है। और न केवल यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ 3, एक नारी निकेतन है, एक पोक्सो का है और एक बाल गृह है। हमारे बच्चों को ने उन बच्चों को भी एंगेज किया है और अपनी डिसर्टेशन और थीसिस उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। कैसा उनका व्यवहार है, उनकी पारिवारिक सिचुएशन कैसी है, कैसे उससे बीच रहे हैं। बीच बीच में हम लोग गाइडेंस भी देते हैं। हम लोगों ने हर टीचर ने एक टीबी बच्चे को गोद लिया है। हम लगभग 1000 से ज़्यादा पिछले 3 सालों में पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं, जिनको हम पोषण भी देते हैं और वो रेगुलर दवाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस बात की हम लोग चिंता करते हैं। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर सोसाइटी से कनेक्ट नहीं रहेगा, उसकी रिलेवेंस नहीं रहेगी। हम लोगों ने 300 से ज़्यादा पेटेंट 2.5 साल में किए हैं, जिसमें से हमें करीब 64% रैपिड वे में हमें अवार्ड भी हुए हैं। आप लोगों को मैं शेयर करूँ कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी इज़ नॉट ए एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी नाउ, इट्स ए रिसर्च यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट्स ए मेरू। और हमारे यहाँ देश में 3 बड़े सेक्टर हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट किया है। एक है एडवांस मटेरियल। हमारी यूनिवर्सिटी एडवांस मटेरियल में देश की एक बड़ा स्कोप है और IIT रोपड़ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग आएँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि पत्रकारों को भी स्किल होना बहुत जरूरी है। पत्रकारों की स्किलनेस बहुत कम है। इंस्टीट्यूशन के चारों तरफ तो घूमते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाके उसको पब्लिकेशन नहीं पढ़ते आपने बहुत अच्छा, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए है। IIT कानपुर में जब लगातार अभी सुसाइड की घटनाएं हुई, तब उनके पास जाके वो पैनल बना कि वो उसके जो साइकोलॉजी है उसको समझ सके, उसके मनस्थिति को समझ सके। तो हम केवल अगर किताबों की बात करें कि हमने लिख दिया है वहाँ जाके पढ़ ले, इससे ये सरकार का डेटा है, 10 में से 7 के पास एक्सेस ही नहीं है। देखो, ये पेरेंटिंग की प्रॉब्लम, मैं आपको बताऊं, ये पेरेंटिंग की क्या प्रॉब्लम, पेरेंटिंग की प्रॉब्लम सिर्फ फ्रॉम द बर्थ, पैदा होने से बच्चे को जूता क्या पहनना है माँ तय करती है, कौन सी साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, मामा जी बताते हैं, ताऊ जी बताते हैं कि तुझे किससे दोस्ती करनी है। बच्चे को इंडिपेंडेंट कहाँ छोड़ते हैं, बच्चे को डिसाइड नहीं करने देते। जब वो 10+2 कर ले लेता वो पूजा ने तेरा काम। ये पेरेंटिंग, इट्स ए पेरेंटिंग प्रॉब्लम। हम उसको एक कन्फाइंड होटल में डाल रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि एक तो अब जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कंपलसरी हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि साइकोलॉजिस्ट बैठना ही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। तो उसको, जैसे हम लोगों ने डीन स्टूडेंट वेलफेयर रखे हैं, अब उसमें ये देखा कि लड़कियां उसके पास नहीं पहुंची, तो एक फीमेल को भी बनाया कि फीमेल के पास पहुंचेंगी। तो उससे लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी भी संख्या कम है, अभी भी संख्या कम है। बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि स्टूडेंट अपनी परेशानियों को बताना नहीं चाहते। शायद उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर हम बताएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये चीज़ें दूर करनी जरूरी है और आई थिंक इसके लिए सेशंस स्टूडेंट्स के साथ होने चाहिए। हम लोगों ने एक टाइप ऑलरेडी कर रखा है और उस पर हमारे स्वामी जी हैं चिद्रूपानंद जी, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। उनके हम सेशन हर सेमेस्टर में कराते हैं, जिससे कि बच्चों को अपनी बात कहने का हिम्मत मिले कम से कम, क्योंकि बहुत सारी बातें वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते। अगर कोई रिलेशन कहीं बन गया, पेरेंट्स से डर के मारे नहीं कह पा रहे हैं, किसी और से नहीं कह पा रहे और वो फिर उसमें अलगाव हो गया, तो उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो ऐसे में उनको एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जो उनसे आराम से बात करके उन्हें इससे बाहर निकाले। तो ऐसे में उनको ये देने के लगातार सेशन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन शायद हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल में ऐसी स्थितियाँ आ जाए कि सभी स्टूडेंट्स अपनी बातें वो शेयर करने लग जाएंगे और जल्दी ही इससे निजात पाएंगे। लेकिन हाँ, स्टिल समय लगेगा। अभी जो आंकड़ा गवर्नमेंट का है
10 में से 7 का, इसको खत्म होने में कम से कम 5 साल से 10 साल लगेंगे। लेकिन क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई है, साइकोलॉजिस्ट आने लगे हैं, लोगों ने उनको टच करना शुरू कर दिया है, तो एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत है और जल्दी ही इसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। सर हमें समय की बाध्यता है, बहुत ही शुद्ध शब्दों में सर से चाहूंगा कि आप डिस्क्राइब करें। प्रैक्टिकली कुछ एक सर्वे हुआ था, उसमें 3 कहता उसमें कारण ऐसा क्यों होता है, सच्चाई है इसमें कोई बता नहीं सकता। उसमें जैसे एक पेरेंटिंग का के पिछले ने बताया था, दूसरा था बच्चों की तुलना, तीसरा था कि कोई बैकअप प्लान नहीं है। पेरेंटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, जो उससे पहले जनरेशन थी, पहले जो है पेरेंट्स 4-5 भाई बहन होते थे, अभी वो 1 या 2 को सिमट गए हैं। पेरेंट्स की इच्छा होता है कि मेरा बच्चा IAS में बने, IPS में बने, बिजनेसमैन में बने, तो जो अपनी सभी इच्छाएं बच्चों के माध्यम से उसको करना पड़ता है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2 तुलना, उसका बच्चा तो इतना परसेंट लेके आ जो ये स्टिकर ले गया। तीसरा, यदि आप कहीं भेजते हैं कोचिंग में भी, IIT का तैयारी लेते हैं या कोई नीट के एग्जाम में मिस लेते हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं होगा। तो सिंपली तरह का होता है जो पेरेंटिंग स्टार्टिंग में करेंगे, इसका ये इलाज है। हाँ ठीक है, बोलते हैं साइकिल रखते हैं तो उनका रोल है, लेकिन इसमें पेरेंट्स का, परिवार का रोल ज़्यादा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए एक बार जोरदार वाली तालियां। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर मुझे चतुर्वेदी सर कि सर वो हमारे बीच आएँ और हम आपके माध्यम से हमारे सारे पैनलिस्ट को एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से सम्मानित करें। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले डॉक्टर मुलित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबसे पहले हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय मेयर सर को एक मोमेंटो के माध्यम से उन्हें पुनः सम्मानित करेंगे। तालियां भरपूर होनी चाहिए। हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर, और निश्चित तौर पर उनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम में और खास और लगे डॉक्टर उमेश गौतम सर, तालियां भरपूर होनी चाहिए।